जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज होने वाला है लेक्चर नंबर 3, बेसिक्स ऑफ साइंस का। होप आपने प्रीवियस जो लेक्चर्स को देखा हो और उनमें जो भी चीजें बताई गई हो वो आपको समझ भी आई हो, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट के। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ हर बात की तरह। एक मिनट, या एंड हियर वी गो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है तो हमारा बेसिक ऑफ साइंस। चलिए, तो आज है बेसिक्स ऑफ साइंस पार्ट 3, आप कह सकते हैं लेक्चर 3। अब हम एक बार नजर डाल लेते हैं किन चीजों पर जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीड ऑफ यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, देन रूल्स ऑफ यूजेज के बारे में, और फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पहला सवाल उठता है हमारे मन में कि हम यूनिट्स यूनिट्स के बारे में पढ़े ही क्यों। तो इन फिजिक्स, और वी कैन ब्रॉडली से इन साइंस, वी डिफाइन फिजिकल फिनोमेना इन लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, बेसिकली जो भी हम लोग, आपको पता है साइंस जो है वो नेचर की ही तो स्टडी है। जो भी नेचर में घट रहा है वो हम सब लोग किस में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। तो जब नेचर में घटने वाली जो चीजें हैं उनको हमें कई बार मेजर करने की भी जरूरत पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ कई बार क्या, हर ही बार मेजर करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के लिए भाई मैंने बोल दिया कि नापोगे कैसे, ठीक है, मतलब मेजर कैसे करोगे। तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा, उसके लिए चाहिए पड़ेंगी यूनिट्स। ठीक है, अब बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंट्स भी तो चाहिए पड़ेंगे, हाँ चाहिए पड़ेंगे, लेकिन मेन चीज क्या जरूरी है हमारे को, वो है यूनिट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी क्या ही मेजर करके बताएगा कि कितने यूनिट कोई चीज है। ठीक है ना, समझ रहे हो। अरे जैसे मैंने मान लो आप इतना ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आपके पास एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में आप रहते हो, है ना। तो उस कमरे की कोई ना कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो होगी ही, बिल्कुल होगी। तो अगर मान लो आपको इसका एरिया निकालना है, इस कमरे का एरिया मेजर करना है, तो एरिया इज ऑल्सो व्हाट, अ क्वांटिटी है। ठीक है, और साथ में जब आप एरिया मेजर करते हो तो ऐसे लिख देते हो कि इसका एरिया 100 है, ऐसे लिख देते हो। नहीं, आप इसका आगे ऐसे लिखते हो 100 मीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, 100 किलोमीटर है, ऐसा लिखते हो ना। तो या आपको डिस्टेंस नापना है, ठीक है, मान लो आप यहाँ से कहीं दूर जा रहे हो, अपने घर से कहीं दूर जा रहे हो, तो आप क्या नापोगे, डिस्टेंस नापोगे। या किसी भी चीज की आप लेंथ जब मेजर कर रहे हो तो हर बार आप क्या कर रहे हो, एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई यूनिट चाहिए कि भाई इसकी यूनिट कुछ ना कुछ होगी, है ना। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, मान लो 10 लिख दिया, ठीक है, तो ये पता नहीं चलने वाला कि 10 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, ठीक है, मोल है, क्या है मतलब। ठीक है, उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगी, इसके लिए यूनिट। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना। कोई भी चीज हमें नापनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट। चलिए, अब एक टेक्निकल डेफिनेशन है यूनिट की, वो क्या है। यूनिट इज अ क्वांटिटी ऑफ constant magnitude which is used to measure the magnitude of other quantities of same nature। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया मीटर, क्या है, मीटर। तो मीटर, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका एब्रीवेशन इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज स्मॉल एम। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये मीटर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, यूनिट। क्या डिफाइन कर दिया, यूनिट। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यानी हमेशा 1 रहेगा, इसके साथ कुछ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी नहीं बट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर अब मुझे किसी चीज की लेंथ बतानी है, वो मान लो निकल के आया क्या, 100 मीटर निकल के आया, या वो निकल के आया 10 मीटर निकल के आया, या वो निकल के आएगा 1000 मीटर। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। देखो, जब भी हम इस नेचर में कोई भी चीज नापते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमने फिक्स करके रख दी है, हम उससे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। ठीक है ना। भाई मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन ही तो होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि एक हाथी है आपके पास में, एक है एलिफेंट है आपके पास में, एक एलिफेंट है और एक गोट है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया आपसे कौन बड़ा है, आप बोलोगे ऑब्वियसली सर एलिफेंट बड़ा है। ठीक है, और
मैंने पूछा कि कितना बड़ा है, तो आप बताओगे कि कितने गुना बड़ा है, ये बता पाओगे। तो मान लो गोट का वेट निकला 10 kg, ठीक है। एलिफेंट का निकल रहा है आपका 800 kg, सपोज करो 800 kg निकल रहा है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो ना, सीधे सीधे, यहाँ से 10 है, ये 800 है, तो क्या होगा ये 800 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा 80, मतलब ये दे देगा आपको कि 80 गुना ज्यादा भारी है एलिफेंट, 80 गुना ज्यादा भारी है एलिफेंट, किसके कंपैरिजन में, गोट के कंपैरिजन। इसी तरीके से तो मेजरमेंट करते हैं ना, आप कभी सब्जी लेने गए होगे तो उनके पास वेट बैलेंस होता है, उस वेट बैलेंस से क्या करते हैं वो लोग, एक तरफ वेट रख देते हैं, एक तरफ वेट रख देते हैं और दूसरी तरफ सामान रख देते हैं जैसे मेजर करना होता है, ठीक है। और जैसे मान लो उन्होंने 1 kg का वेट रख दिया इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ 1 kg ही सामान रख दिया। मान लीजिए आप मैंगो खरीदने गए थे, मैंगो रख दिया। तो जब ये दोनों लेवल पे आ जाएंगे एक दूसरे के, इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसा होता है वो वेट बैलेंस, तो बेसिकली लेवल पे आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये भी 1 किलो है, क्योंकि हमने ये 1 किलो लिया था, ये इसको बैलेंस कर पा रहा है, इसीलिए कितना है 1 किलो है। तो आपने क्या करा, कंपेयर करा। तो सिंपली, लेकिन किससे कंपेयर किया, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से कंपेयर किया, एक पर्टिकुलर यूनिट से कंपेयर किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट से कंपेयर करा कि 1 kg इतना ही होता है। अब मान लो मैं मैंगो यहाँ पे 5 किलो रख दूं, तो मुझे यहाँ वेट भी 5 किलो रखना पड़ेगा ना। तो हो क्या रहा है, किलोग्राम एक के लिए, तो 5 किलोग्राम। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। नहीं भी समझ पा रहे तो ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर, यहाँ से एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अदर क्वांटिटीज ऑफ, देखो आपसे कोई यूनिट की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, फील होना चाहिए कि यूनिट क्या है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज कर रहे हैं। तो यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं है, यूनिट की मदद से ही हम चीजों को मेजर कर पाते हैं। यूनिट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी फिक्स, कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है, फिक्स्ड। और मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसी से हम लोग कंपेयर करके बाकी दूसरी चीजों को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात स्पेसिफिक ये कि वो सेम नेचर की होनी चाहिए। सेम नेचर का मतलब है, जैसे अगर मैं मीटर ले रहा हूं तो मैं मीटर जानता हूँ लेंथ की यूनिट होती है, तो हमेशा ही जब भी लेंथ मुझे मेजर करनी होगी तो ही मैं मीटर का यूज करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे वेट मेजर करना है या मास मेजर करना है या टाइम मेजर करना है तो मैं मीटर का इस्तेमाल करने लग जाऊं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे टाइम मेजर करना है तो मैं किसका, इसकी कई सारी यूनिट हो सकती है ना भाई। देखो जैसे मीटर की भी कई सारी होती है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे टाइम मेजर करना है तो मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा सेकंड ही लूंगा, सेकंड ले सकता हूँ मैं, या फिर मैं क्या ले सकता हूँ, और मिनट ले सकता हूँ, ठीक है, आर ले सकता हूँ, डेज ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि जब मुझे टाइम मेजर करना होगा तभी मैं इन सब का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे करंट मेजर करना है, मोल मेजर करना है और कुछ चीज मेजर करनी है तो मैं किसको उठा लूं, टाइम की यूनिट्स को उठा लूं, ठीक है। दैट इज नॉट नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखना, उसमें बहुत सारी डिटेल में मैंने बात की इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। तो देयर आर मेनली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, होते हैं 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वी डिफाइन यूनिट्स फॉर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। अब आप जानते हो बेस क्वांटिटी कौन सी होती है, तो हमें पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं या जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज के लिए ही क्या की जाती है, हर एक सिस्टम में यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं क्वांटिटीज के लिए क्या किया जाता है, यूनिट को डिफाइन किया जाता है। और बाकी की जो क्वांटिटीज हैं, इनके अलावा जो क्वांटिटीज हैं उन्हें आप जानते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो यूनिट भी क्या हो जाती है, वो डिराइव्ड यूनिट्स हो जाती है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए भी क्या चलेंगी, हमारी डिराइव्ड यूनिट्स ही चलेंगी। क्लियर है। अरे जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे जो अपनी लेंथ है और टाइम है वो क्या डिफाइन किए गए हैं, एज अ बेस क्वांटिटी। तो अगर आपको मैं बोलूं स्पीड नापो, तो आप जानते हो ना स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये किसकी मदद से निकाल ली हमने, दो दो
बेस क्वांटिटी की मदद से हमने निकाली है। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। मेरी बात हो आपको समझ में आ रही है? अच्छा हाँ, अब देखो जब भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम ऐसे कर रहे होंगे, देखो जैसे एक्स वाई जेड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो बेसिकली एक्स वाई जेड में जो फर्स्ट लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। किसको कर रहा है? लेंथ को। ये देखो लिखा हुआ, फर्स्ट लेटर लेंथ को करने वाला है, सेकंड लेटर करेगा मास को, और थर्ड करेगा जेड को। ठीक है, अब एक्स वाई जेड सबके लिए तो लिखेंगे नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, बस एग्जांपल बता रहा हूँ। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तीन सिस्टम है ना अपने, तो देखो पहला सिस्टम कौन सा? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ क्या होगा? फुट, पी क्या होगा? पाउंड, और एस क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली फुट किसकी यूनिट मिल गई आपको? यहाँ से लेंथ की यूनिट मिल गई, है ना? आप देखते भी होगे फुट का इस्तेमाल होते हुए कि हम आपका कमरा कितने फुट बाय कितने का है, या फर्नीचर वगैरह बनाने वाले लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पाउंड, पाउंड आपने सुना होगा बेकरीज में। ठीक है, कि आप कभी केक खरीदने गए होगे तो वहां पे बोला होगा कि इतना पाउंड ये इस केक का वेट है, या इतने पाउंड पर केजी, मतलब इतने पाउंड पर पाउंड इसका वेट क्या है, केजी में बोल रहा हूँ। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि 1 किलोग्राम में अप्रोक्सीमेटली 9, मतलब अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जा। हाँ, ये बता देता हूँ, 1 पाउंड कितने के बराबर होता है? 1 पाउंड बराबर होता है 450 ग्राम के। ठीक है, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 450 ग्राम के। ठीक है, तो इन सेकंड, अब तो एस की बात करेंगे। सेकंड देखो पहले क्या था ना, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो कि तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन हम लोग जो हैं वो सब मिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं रियल लाइफ में, कि वहां पे फुट का भी यूज हो रहा है, पाउंड का भी यूज हो रहा है, ठीक है, मीटर का भी यूज हो रहा है, किलोमीटर का भी यूज हो रहा है, हर एक चीज का यूज हो रहा है। कि किलोमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, वो अभी देखते हैं हम ऐसा ही क्या होता है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड स्टेप पर, बेसिकली सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट पे, दैट इज सीजीएस। सीजीएस में सी किसके लिए स्टैंड करने वाला है? सेंटीमीटर के लिए। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। ठीक है, देखो दोनों में ही एस जो है वो सेकंड के लिए ही स्टैंड कर रहा है, सेकंड को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो सी मींस सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, चलिए फिर जी, ग्राम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है ना, एस इज सेकंड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, दैट इज एम के एस सिस्टम। एम इज मीटर, के इज किलोग्राम, एस इज सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, दिस एम के एस सिस्टम, और वी कैन से दिस इज एज एस आई सिस्टम। ठीक है, यही हमारा क्या है? एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट है। आप इसे एस आई सिस्टम बोल दें या फिर एम के एस सिस्टम बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, एसआई का मतलब था सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब एसआई के बारे में भी हम बात सुन लो। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है यूनिट का। ठीक है, यूनिवर्सली एब्रिवेटेड एसआई, बेसिकली जो इसको हम लोग हर जगह किसके क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसका एसआई यूज करते हैं। और जबकि फ्रेंच में इसका नाम होता है ले सिस्टम इंटरनेशनले डी यूनाइट। ठीक है, और ये क्या है? मॉडर्न मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, बेसिकली मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। मॉडर्न यानी बहुत समय से यही इस्तेमाल हो रहा है। द एसआई वाज मॉडर्न, यानी कि सबसे नया है और बहुत समय से यही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बहुत समय से मैं ये बोलूंगा कि 1960 में जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेजर्स पर, ठीक है, आप इसका फ्रेंच नेम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 11th हुई थी, इसी के बाद हमने क्या डिसाइड करा वहां, मतलब साइंटिस्ट की कम्युनिटीज ने क्या डिसाइड करा कि हम ऐसे सिस्टम को एज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बनाएंगे। देखो अब बात आती है किसकी, की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों? एक एक हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे पूरा ही आ जाता हूँ मैं। ठीक है, देखो। तो हाँ, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या होता है ना, जब हम लोग, हाँ देखो, क्या होता है ना, जब हम लोग मान लो कि आप हो, आप कहीं पर रहते हो, किसी राज्य में रहते हो, किसी देश में रहते हो,
वहां पे जो यूनिट चलती है वो चलती है फुट। क्या चलती है? फुट। ठीक है। अब आपको अपना जो लैंड है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना है। वो व्यक्ति जो है वो दूसरे राज्य से, दूसरे देश से आ रहा है। कहाँ पर? आपकी कंट्री में या आपके शहर में। शहर ना बोले, हम कंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको वो जमीन, आपकी जमीन है कोई, आपने किस में मेजर करके रखी होगी? फुट में, क्योंकि लेंथ में उसकी यूनिट, मतलब लेंथ की यूनिट क्या है? फुट यूज कर रहे हो आप लोग। अब वो जो व्यक्ति है वो क्या यूज करता है? सेंटीमीटर यूज करता है। बिल्कुल करता है। तो अगर कन्वर्जन आता होगा आपको फुट से सेंटीमीटर में, तो आप उसको बेच पाओगे और वो खरीद लेगा राजी खुशी। लेकिन अगर मान लो आप कन्वर्ट करना नहीं जानते होगे, जो कि पहले के लोग नहीं जानते थे, ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो फुट में नापते हैं यहाँ पे जमीन, फुट में ही बेचूंगा, पर वो कहेगा नहीं मैं तो सेंटीमीटर में खरीदूंगा। तो आप क्या बेच पाओगे? जमीन नहीं बेच पाओगे। क्या वो खरीद पाएगा जमीन? नहीं खरीद पाएगा। क्या दोनों की नीड पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो दोनों में क्या रहेंगे? डिफरेंसेस रहेंगे और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप भी कोई ऐसी स्पेसिफिक यूनिट को जानते होते जैसे कि मीटर, और वो भी स्पेसिफिक यूनिट को जानता होता जैसे कि मीटर, तो अगर दोनों ही मीटर मीटर में बात करते कि भाई अच्छा कितने मीटर जमीन है, कितना है इसका वो, खैर जमीन के लिए हम दूसरा यूनिट यूज करते हैं, जैसे हमारा एकड़ हो गया, हेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल को समझ रहे हैं स्टैंडर्ड वे में, इसीलिए हमने यहाँ पर मीटर ही मीटर बात की है, ठीक है। अल्टीमेटली आप हेक्टर को भी कन्वर्ट करते हो ना मीटर में, तो अल्टीमेटली मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है, ये समझ लो। तो बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट का होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है ना? ऐसे ही मान लो दो देश के साइंटिस्ट लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या होती है, वो होती है डाइन, ठीक है, DYN, डाइन, ठीक है। और जो जो हमारा एमकेएस सिस्टम है उसमें क्या होती है हमारी, या ऐसा ही सिस्टम बोलते हैं हम जिसको, उसमें क्या होती है? वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। डाइन होती है और न्यूटन। डाइन किस में है? सीजीएस में है, ठीक है। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, उसमें ये जो दूसरे देश के साइंटिस्ट साहब हैं ये कह रहे हैं कि इतने डाइन फोर्स लगा, 10 डाइन फोर्स लगा, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो यार 10 डाइन क्या होता है, मुझे तो न्यूटन के बारे में पता है, न्यूटन के बारे में बात करोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब फिर से वो डाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप न्यूटन इस्तेमाल कर रहे हो, कंफ्यूजन खड़ा हुआ है। आप 10 डाइन को 10 न्यूटन की इक्वल मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते, ठीक है। आप 10 न्यूटन को 10 डाइन मान सकते हो? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दोनों डिफरेंट है, यूनिट और यूनिट डिफरेंट है। अगर हमें पता होता कि भाई अच्छा एक एक न्यूटन बराबर 1 डाइन होता है, तो हम यहाँ पर बहुत खुशी खुशी कर लेते सब कुछ। लेकिन ऐसा हमको नहीं पता भाई, उनको नहीं पता, पुराने जमाने में ना, सब पुराने जमाने में चल रहा है ये सब, ठीक है। तब नहीं पता था हम लोगों को, बहुत सी बात है, ठीक है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता देता हूँ कि 1 डाइन इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है। 10 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है। 10 की पावर 5 यानी आप ऐसे 10 लिखोगे, उसके बाद 5 जीरो रख दोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए आपके। दिस इज व्हाट 10 की पावर 5। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कहानी है पूरी। तो बेसिकली इसीलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी पहले। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं आज? एक स्टैंडर्ड सिस्टम का, दैट इज नोन एज एसआई सिस्टम, ठीक है। और भी सारी चीजें होती हैं, बट हम बहुत सारे एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं सोच रहा था कि बहुत सारे एग्जांपल लेके टाइम ना वेस्ट करूं, क्योंकि यार बहुत ही जाहिर सी बात है ये, बट चलो एक एग्जांपल और लिए। मान मान लो कि आप एक पायलट हो। मान लो कि आप एक पायलट हो। अब आप जब पायलट हो तो आप क्या उड़ाने वाले हो? बस नहीं, प्लेन, ठीक है। आप क्या उड़ाओगे? एयरप्लेन उड़ाओगे, ठीक है, एयरप्लेन उड़ाओगे। तो आपने अपना प्लेन अमेरिका से टेक ऑफ किया, मान लेते हैं इंडिया से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। क्या करा? अमेरिका से टेक ऑफ किया, ठीक है। और आप गए कहाँ? यूएई गए। जब टेक ऑफ करने के बाद, अमेरिका से टेक ऑफ करने के बाद जब आप यूएई गए, तब क्या हुआ भाई? यूएई में आपने अपना प्लेन उतारा, लैंड किया, और अल्टीमेटली आपका जो फ्यूल है वो क्या हो गया? ओवर हो गया, ठीक है। जब आप, अब मैं आपको बताता हूँ रियल में क्या होता है। जो एयरप्लेन वगैरह का फ्यूल है ना, वो टन्स में नापते हैं। किस में नापते हैं? टन्स में,
ठीक है, कितने टन फ्यूल है ये सब। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हम तब का सिनेरियो लेते हैं ना, पुराना सिनेरियो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अमेरिका से जब आप टेक ऑफ करके पहुंचे कहाँ पे, यूएई। अमेरिका में आप फ्यूल को किस से नापते थे, आप नापते थे लीटर्स से। कितने से, मतलब लीटर से। क्या यूनिट का इस्तेमाल करते थे, आप करते थे लीटर्स का। यूएई में जब आपने बोला कि इतने लीटर फ्यूल डाल दो, 1000 लीटर फ्यूल डाल दो, आपने सपोज करो यही बोला 1000 लीटर फ्यूल डाल दो हमारे एरोप्लेन में, तो यूएई वालों ने क्या बोला कि भैया लीटर क्या होता है, हमें बताओ कितने गैलन डालना है, हमें बताओ कितने गैलन डालना है, GALLON गैलन। ठीक है, गैलन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर लिक्विड ही है ना, जो यूएई में यूज होता है, आज भी यूज होता है। लेकिन अब उनको भी लीटर के बारे में पता है और हमें भी गैलन के बारे में पता है, लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, अल्टीमेटली लीटर ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, आपने क्या बोला, अमेरिका से उड़ता है, आपने कहा 1000 लीटर फ्यूल डाल दो। यूए वालों ने बोला कि भैया हमें लीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें बताओ कितने गैलन डालना है, पर आपको गैलन के बारे में नहीं पता। तो क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप तो ऐसे एरोप्लेन में फ्यूल डाल ही नहीं पाओगे, तो आप आओगे कैसे। ठीक है, तो लेकिन आप वहां से निकलने के लिए तो कितने भी गैलन फ्यूल उनके हिसाब से ले लोगे, जो आप फ्यूल टैंक फुल करा लोगे अपने एरोप्लेन का और वहां से निकल जाओगे। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती। लेकिन अगर दोनों किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में जानते तो कोई ऐसी परेशानी होती क्या, तो आंसर है बिल्कुल नहीं होती। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है यही मेन सिस्टम होता है, यही हमें हर जगह यूज होता है, और कहीं कहीं पर आपका जो CGS है वो भी यूज होता है। ठीक है, जो आपका FPS सिस्टम है वो आपको जनरली कहीं भी यहाँ पे यूज होता हुआ नहीं दिखेगा, डेली लाइफ में जरूर यूज होता हुआ दिखता है, लेकिन साइंस में बहुत कम यूज होता हुआ दिखता है। ठीक है, चलिए मीटर देखिए, तो 7 ऐसे ही बेस क्वांटिटीज में कौन है, हमारा लेंथ है। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। देन आ जाता है हमारा मास। ठीक है, आप चाहो तो फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा टाइम, और टाइम की यूनिट क्या दी हुई है यहाँ पे, सेकंड। देन आ जाता है हमारा करंट। देन आ जाता है हमारा करंट। देन आ जाता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, देन आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट, मोल, है ना। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। देन आ जाता है कैंडेला। कैंडेला इज व्हाट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है उसमें। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर ये नोट नहीं किया आपने तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा है लेंथ, ये है मास, ये है टाइम, ये है करंट, ये है टेम्परेचर, देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड देन वी हैव ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, चलो लेट्स मूव। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पहले ही देख चुके हो। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज आर डिफाइंड। वही बात करी थी मैंने कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, यानी देखो इन सात के लिए ही बस डिफाइन किया गया है यूनिट। ठीक है, इन सात के लिए ही बस डिफाइंड है यूनिट्स, मतलब इन्हीं को यूनिट दिए हैं। बाकी इनसे जो भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड यानी इनसे जो मिलकर बनी क्वांटिटीज हैं, जो कि इनसे ही मिलकर बनी होंगी, ठीक है, उन सब के लिए हम लोग यूनिट्स को भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी क्या यूज की जाती है, डिराइव्ड यूनिट यूज करी जाती है। क्लियर है, चलो, तो ये पूरी कहानी है। नेक्स्ट, अब आता है रूल्स फॉर यूजेज ऑफ यूनिट का। तो द यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट आर नॉट रिटर्न विद अ कैपिटल इनिशियल लेटर। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपसे बात करी जाए फोर्स की, तो फोर्स के लिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। नहीं भी पढ़ा तो आप जान लो आप कि फोर्स के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा, मान लो मैंने बोल दिया 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ना मैं कैपिटल लेटर में न्यूटन नहीं लिखूंगा। यहाँ पर हमारी आदत क्या होती है, इंग्लिश में कैसे खाया जाता है कि नाम है तो काय में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो। लेकिन यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है ना, ये 5 न्यूटन ऐसे मैं लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत। मुझे क्या लिखना है, 5 न्यूटन। क्लियर, स्मॉल में लिखना है। ठीक है, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है। इस क्वांटिटी के बारे में आप
हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं आप इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, वो अलग चीज है। और वॉट आप जानते हैं किसकी यूनिट होती है ना, पावर की। जेम्स वॉट ने हीट इंजन बनाया था, ये भी याद होगा आपको, उसके नाम पर ही ये यूनिट दी गई है। तो जब आप वॉट लिखेंगे तो आप कैपिटल WATT नहीं लिखने वाले। ठीक है, जैसे आप जानते हो ना, पावर एंड पावर की जो यूनिट होती है ना, कितनी खर्च करेगा, मतलब जैसे बल्ब वगैरह आता है, तो बल्ब जो है वो पहले आते थे 60 वॉट के। अगर आज भी आप लोगे ना येलो, जिसमें येलो लाइट जलती वो वाला लोगे, तो वो आपको बहुत एनर्जी कंजम्पशन करेगा। तो कुल मिला के आप नापोगे, बल्ब खरीदने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, कितने वॉट का है। तो क्या क्या बोलेगा वो दुकानदार आपको, 40 वॉट का है, 60 वॉट का है, 100 वॉट का है। लेकिन अगर भैया आप एलईडी लोगे तो वो 9 वॉट का, 10 वॉट का, 12 वॉट का, इस तरीके से होगा। तो कुल मिला के ये 9 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट, 10 वॉट, 40 वॉट, ये सब जब आप बोल रहे हो और लिखो, बोल रहे हो तो वॉट बोल रहे हो, लेकिन लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि ऐसे लिख दिया आपने 6, और ये कैपिटल WATT। आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, स्मॉल ही लिखोगे, WATT। ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि पूरा पूरा लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखना है, साइंटिस्ट का नाम पे दी गई यूनिट। दूसरा रूल बोलता है कि जब आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ न्यूटन, 5 न्यूटन लिख रहा हूँ, तो मैं अगर स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ ना तो ये गलत हो जाएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़े ही लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वॉट लिख रहा हूँ तो 9 वॉट, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 10 वॉट, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, ये सब हो गया हमारा आफ्टर द साइंटिस्ट। N फॉर न्यूटन, H फॉर हेनरी, W फॉर वॉट। ठीक है, और भी जो भी आएंगी हमारी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर, सबके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर, और पूरा पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल में। ठीक है। अच्छा, स्मॉल लेटर्स यूज एज सिंबल फॉर यूनिट नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। ठीक है, मतलब कुल मिला के, जैसे कि हम लोग मीटर के लिए एम यूज करते हैं, मीटर के लिए एम यूज करते हैं, तो ये मीटर से नहीं आया है एम। ठीक है, बस हमने क्या करा, डायरेक्ट इसको इसको क्या कर दिया है, बोल दिया है कि भाई एम किसका सिंबल मानना है, स्मॉल एम, मीटर का मानना। ऐसे ही जब हम किलोग्राम की बात करते हैं, तो जो किलोग्राम है, ठीक है, यहां से नहीं आया है केजी। ठीक है, वो बस हमने बोल दिया है कि किलोग्राम किसके लिए लेंगे हम, केजी के लिए, मतलब किलोग्राम के लिए क्या लेंगे, केजी लेंगे। ठीक है, ये देखो ये लिखा है, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज सिंबल्स फॉर यूनिट नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम। ठीक है, मतलब स्मॉल लेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर्स को, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, मुझे बहुत माफ करना। ठीक है, जल्दी जल्दी में गलत बता दिया मैंने आपको, गलती खैर यहाँ होनी नहीं चाहिए थी, बट हो गई है तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो दूसरा रूल है हमारा एक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया उसको। ठीक है, सॉरी। देखो क्या लिखा है, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज सिंबल्स फॉर यूनिट्स नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम। जैसे मीटर, कोई प्रॉपर नेम तो है नहीं है, तो मीटर के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम यूज करेंगे। ठीक है। देन जो हमारा किलोग्राम है, इट इज नॉट ऑल्सो अ प्रॉपर नेम, तो किलोग्राम के लिए भी जो हम सिंबल यूज करेंगे वो क्या करेंगे, स्मॉल यूज करेंगे। यानी आप किलोग्राम में जो केजी है ये बड़ा नहीं लेंगे, के बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, जो हमारा के है यहाँ पर वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, स्मॉल के रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पे हाँ, एक एक एग्जांपल और ले सकते हो आप रूल नंबर 1 के लिए, कि यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट वाले के लिए, कि जैसे आप बात करोगे एम्पियर, तो जब एम्पियर में पूरा लिखूंगा, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है, तो जब मैं एम्पियर पूरा लिखूंगा तो मैं स्मॉल में लिखूंगा। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, जैसे मान लो मैं 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे, तो मैं कैपिटल में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक आ जाना चाहिए था एम्पियर। कई आ सकते हैं, ठीक है ना, कई सारी यूनिट्स किसके नाम पे दी गई हैं, साइंटिस्टों के नाम पे दी गई है। हाँ, और ये आएगा आपका शॉर्ट आ जाएगा ये वाला, AMPERE और कैपिटल ए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्या है, नो फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज विद इन और एट द एंड ऑफ द सिंबल्स। यानी सिंबल्स जो भी हो जाएंगे आपके, तब हम लोग ना बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज करेंगे, ना कॉमा का यूज करेंगे, ना फुल स्टॉप का, ना किसी और मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम क्या बता रहे होंगे, किसी की भी यूनिट को डिफाइन कर रहे होंगे, जैसे मतलब बता रहे होंगे कोई चीज कितनी है, जैसे हमने लिखा 50 मीटर, तो अगर मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझे खाली इसको कितना लिखना है, 50 मीटर। ठीक है, समझ गए। या अगर मैं ऐसे मान लो ऐसा लिख रहा हूँ 20 kg, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता 20 k.g, ये ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साफ साफ बता रहा हूँ, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको कैसे लिखना है, सही सही क्या होगा, तो इसका इसका सही होगा, देखो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, वो होगा 20 किलोग्राम। ठीक है ना, स्मॉल के। क्लियर है, चलो होप क्लियर होगा। देन सिंबल्स ऑफ यूनिट्स डज नॉट टेक्स प्लूरल फॉर्म, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लूरल फॉर्म नहीं होगा इनका, कि मैं बोल रहा हूँ 1 kg, मतलब आप ये नहीं बताओगे, जैसे एक है सिंगुलर प्लूरल का खेल नहीं चलता यहाँ पे, जो बता दिया वो बता दिया। जैसे 1 kg, 1 kg के लिए भी आप kg लिखोगे, 10 kg में भी आप क्या लिखोगे, kg लिखोगे, 20 में भी क्या लिखोगे, kg लिखोगे, 1000 में भी क्या लिखोगे, केजी लिख, कितना भी हो जाए आप केजी ही लिखोगे। ऐसा नहीं होगा 1 kg केजी है तो 10 kg क्या हो जाएगा, 10 kgs। ठीक है, 200 kgs। ठीक है, 1000 kgs, 20 kgs। आपको ये एस नहीं लगाना, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आपको सिंपली केजी ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है यहाँ पर, व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन से डिग्री साइन से ओमिटेड। ठीक है, यानी कि जब आप किसकी बात करेंगे, नॉट एज ये, तो ये गलत है। देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो आप जनरली टेम्परेचर हम किस में नापते हैं, सेंटीग्रेड में नापते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ऐसे सिंबल लिख देते हैं, मान लो टेम्परेचर कितना है, तो आपने बोले 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ऐसा लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर आप इसको टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे काय में, कैल्विन में, आप जानते हैं ना कैल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, +273 करके छोटी क्लासेस में सीखते हैं हम लोग, नहीं जानते तो अभी समझ गए आप, टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट, कैल्विन में कैसे टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे +273 कर दें, तो 37 +273 कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 3, तो आएगा 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे डिग्री केल्विन लिख रहा हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, हाँ या ना। ठीक है, इफ एक्सप्रेस्ड इन सेल्सियस स्केल डिग्री साइन इज टू बी इंक्लूडेड, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री देखो यहाँ नहीं लगाते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, एंड नॉट एज 100 सेल्सियस, ये गलत हो जाएगा। जब आप सेल्सियस में देंगे तो डिग्री का साइन जरूर आएगा, और जब आप केल्विन की बात करेंगे तो डिग्री का साइन जो है वो हट जाएगा। वही बता रहे हैं कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, चलो और आगे चला जाए। यूज ऑफ सॉलिडस इज रिकमेंडेड ओनली फॉर इंडिकेटेड अ डिवीजन ऑफ वन लेटर यूनिट सिंबल इन बाय अनदर सॉलिडस, कुल मिला के नॉट मोर देन। देखो मतलब जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को आप कैसे लिख सकते हैं, मीटर ऐसा लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए, किसकी यूनिट बता रहा होगा, ये वेलोसिटी की बता रहा होगा या स्पीड की बता रहा होगा, है ना। जो अगला लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, उनमें आपको समझ में आएगा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, अब हाँ यहाँ पे आ जाओ। क्या 10 ये ऐसा, तो बेसिकली जैसे ये लिख दिया ना, दिस साइन इज कॉल्ड एज सॉलिडस, बेसिकली ये जो स्लैश का साइन है, दिस इज व्हाट सॉलिडस। तो ये कह रहे हैं कि आप एक ही सॉलिडस इस्तेमाल करेंगे,
बहुत सारे सॉलिड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड या जूल पर केल्विन लिखा हुआ है, जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन मोल। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जूल पर केल्विन, का मतलब होगा केल्विन के ऊपर -1, और मोल है तो मोल के ऊपर भी -1, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे लिख दिया आपने, अब आप इसको सॉलिडस वाले फॉर्मेट में यानी पर वाले फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक ही बार जूल पर केल्विन और इसी को आप क्या पढ़ेंगे पर मोल। समझ गए बात को, हाँ या ना। अब देखो जैसे ये जूल ये आया कैसे होगा भाई, जो फॉर्मूला होगा ना इसका, भाई ये यूनिट आई कहाँ से होगी, फॉर्मूले से ही आई होगी कोई ना कोई। तो ऐसा रहा होगा, जूल ऊपर रहा होगा, केल्विन नीचे रहा होगा और मोल नीचे रहा होगा। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो भाई माइनस, आपने एक्सपोनेंशियल रूल तो पढ़े होंगे ना, कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है 1/10 लिखा हुआ है, तो ये ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ऐसा पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे भी है ना, ये जूल अपॉन केल्विन लिखा हुआ है, तो भाई ये और मोल लिखा हुआ है, तो ये ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी वहीं से आया जूल पर केल्विन पर पर मोल। समझ गए, हाँ या ना। तो बस यही है सॉलिडस का, ये उतना ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें, ठीक है। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है यहाँ पर, और रूल्स हैं कुछ। सम स्पेस इज ऑलवेज टू बी left between the numbers and the symbols of the unit and also between the symbols and the compound unit such as force momentum। जैसे देखो लिखा है, for example it is not correct to write 2.3 meter, the correct representation will be 2.3 meter, ठीक है। किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स एंड नॉट एस केजीएम, कुल मिला के जैसे आप लिखोगे क्या, आपको कुछ चीज बोली जैसे बताओ 1.2 मीटर, तो आप ऐसे नहीं लिख दोगे, ऐसे 1.2 मीटर ऐसा चिपका के नहीं लिखोगे, स्पेस छोड़ोगे, 1.2 अलग लिखोगे और मीटर अलग लिखोगे, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग लिखोगे यहाँ पर, मैग्नीट्यूड और यूनिट को थोड़ा सा गैप देकर लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे किसी ने बोला किलोग्राम किसी चीज की यूनिट है, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे चिपका के नहीं लिखना है हमें, स्पेस छोड़ के लिखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। समझ गए बात को, हाँ या ना, ठीक है। तो आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं। ओनली एक्सेप्टेड सिंबल शुड बी यूज्ड, एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड एज ए एंड नॉट एज एएमपी और एएम, सेकंड इज रिप्रेजेंटेड एज नॉट एज एससीसी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे एक्सेप्टेड सिंबल है उन्हीं को हम इस्तेमाल करें, अपने मन से कोई और सिंबल इस्तेमाल ना कर दें, सिंपल है ना। नहीं तो आप बताओगे कैसे, जैसे आपके लिए एम्पियर एएमपी और दूसरे के लिए ए, क्योंकि वो फिजिक्स ढंग से पढ़ी है उसने, मतलब उसको बेसिक्स अच्छे से पता है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या वो इससे समझ जाएगा कि आप इसकी बात कर रहे हो, तो आंसर है नहीं समझ पाएगा। तो भाई जो जिसका सब यूज करेंगे आप उसी का यूज करोगे ना, अपने मन से कुछ और नहीं बना दोगे। ऐसे ही सेकंड के लिए ये एस है, एस इस्तेमाल करेंगे, आप एस सी इस्तेमाल नहीं करने वाले। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। 5 जैसा लग रहा था बट वो क्या है, एस है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कुल मिला के जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करेंगे को बताएंगे, वो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के ही तरह हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 1.36 इंटू 104, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब। अरे भाई डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है ना, तो मास के लिए क्या है, किलोग्राम है, और वॉल्यूम के लिए क्या है, मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसकी यूनिट वही बनेगी डेंसिटी की, क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा स्लैश सॉलिडस लगाकर, ठीक है। तो ऐसा, तो बेसिकली आप क्या करोगे, जो साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करी जाएगी, जैसे आपको डेंसिटी अगर एक्सप्रेस करनी है तो आप ऐसे ही लिखोगे 1.36 इंटू 104 किलोग्राम मीटर
पर मीटर क्यूब, सॉरी, ऐसे नहीं कर दोगे 13, मतलब उसको मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे पूरा पूरा, 13600 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, समझ जाओगे आप ये सारी चीजों को जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते जाओगे, और होप आपको रूल्स तो समझ में आ ही गए होंगे। तो बस इस लेक्चर में इतना ही है यार, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और कोई आप चाहते हो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप वो भी बताना, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।